हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए हमारा विषय चल रहा था संविधान। और संविधान पे हमने जो कल पढ़ा था साथियों हमने भाग 1। ठीक है, भाग 1 पढ़ा था। और भाग 1 पे हमने क्या क्या देखा था। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 का उल्लेख किया गया है और उनके अंतर्गत क्या क्या बातें लिखी गई है, क्या क्या बातें हमने समझनी थी, वो हमने कल वाली क्लास पे देख लिया था। अब जो हमारी आज की क्लास रहेगी, आज की क्लास में साथियों भाग 2 रहेगा। और भाग 2 आप जानते हैं कि भाग 2 में नागरिकता से संबंधित उल्लेख दिया गया है। अब हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो पहले तो साथियों हम ये पढ़ेंगे कि जो भाग 2 है, भाग 2 में कौन कौन से अनुच्छेद रखे गए हैं और उन अनुच्छेदों में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता लेता है साथियों, तो वो कितने प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, कैसे कैसे वो भारतीय नागरिक बन सकता है, वो चीज़ समझेंगे। फिर इसी में हम तीसरा टॉपिक समझेंगे साथियों कि भारतीय नागरिकता का अंत कैसे किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता से वंचित हो जाए या उसकी नागरिकता समाप्त करनी है, तो वो पूरा प्रोसेस क्या रहता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर साथियों नागरिकता की बात करें तो नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है। और भारत में साथियों ब्रिटेन के समान कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में साथियों कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता। अब यहाँ पर हमने समझना ये है कि एकल नागरिकता क्या होती है और दोहरी नागरिकता क्या होती है। ये साथियों हम आगे समझेंगे, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या रहती है। जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अनुच्छेद 5 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। अगर अनुच्छेद 5 की बात करें साथियों, तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। और ये जो अनुच्छेद 5 है, इसका वर्तमान में तो कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ये उस समय बनाया गया था जब भारत और पाक का विभाजन किया जा रहा था। उस समय 2-3 बातें इसके अंतर्गत रखी गई थी, लिखी गई थी। और यहाँ पर 2-3 बातें कौन कौन सी। पहली बात क्या लिखी गई थी कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। या फिर किसी के माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो वो भी भारतीय नागरिक कहलाएगा। या संविधान के लागू होने से 5 साल पहले से ही वो भारत में रह रहा हो तो वो भी क्या कहलाएगा साथियों, भारत का नागरिक। अब हमने एक एक बात समझनी यहाँ पर। अगर हम पहले इस पॉइंट की बात करें कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। तो साथियों हमारा तो किसी का जन्म भी उस समय नहीं हुआ था जब भारत और पाक का विभाजन हुआ था। और उस समय हमारे माता पिता का जन्म भी नहीं हुआ होगा। मेरे माता पिता का जन्म तो नहीं हुआ, आपके माता पिता का हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि साथियों कि जो हमारे माता पिता है, इनके माता पिता का जन्म यानी जो हमारे दादा दादी है, उनका जन्म भारत में हुआ था और उनके आधार पर हमें नागरिकता मिली भारत की। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी नागरिकता है वो कैसी है साथियों, वंश के आधार पर। और फिर जो तीसरे प्रकार की परिस्थिति है, तीसरे प्रकार की शर्तें क्या थी इसमें कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत संविधान लागू हुआ था। और यहाँ पर क्या बात लिखी गई थी कि जिस दिन ये संविधान लागू हुआ था उसके 5 साल पहले से ही अगर भारत में रह रहे हैं ना, तो वो भी क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। यानी हम सीधा ये मान सकते हैं कि 1945 से अगर कोई भारत में रह रहा है तो वो भी कैसा कहलाएगा साथियों, वंश के आधार पर भारत का नागरिक कहलाएगा। तो ये जो अनुच्छेद है इसमें वर्तमान में इसका कोई भी महत्व नहीं है, वर्तमान में इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये उस समय की परिस्थिति के अनुसार बनाया गया था। अब इसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या बात लिखी गई है, इसमें लिखी गई है साथियों कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। तो यहाँ पर क्या था साथियों कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ ना, तो उस समय क्या हुआ कि कुछ लोग अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उन्हें क्या लगा कि जब विभाजन हुआ तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि शायद हमें पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, भारत में जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान तो आप सभी को पता है एक नंबर का नौला देश है, यहाँ पर रहना भी कौन चाहेगा उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर जब पाकिस्तान का रंग रूप सामने आया तो यहाँ से लोगों को लगा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, भारत में जाना चाहिए। तब यहाँ पर शर्तें, 2 शर्तें रखी थी भारत ने। 2 शर्तें ये रखी थी, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भारत में आ गया, ठीक है, इस तारीख से पहले अगर कोई भारत में आ गया
तो वो तो स्वतः ही भारत का नागरिक कहलाएगा। अगर इसके बाद साथियों 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आएगा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा साथियों, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके 6 महीने तक वो क्या रहेगा, भारत में रहेगा। फिर उसे क्या मिलेगी, भारतीय नागरिकता मिलेगी। और ये अनुच्छेद भी साथियों उस समय की परिस्थिति के अनुसार बनाया गया था। इसका भी वर्तमान में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस अनुच्छेद की भी नहीं है। अब आगे देखते हैं, आगे अनुच्छेद 7 में क्या बातें लिखी गई हैं कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की भारत वापस आने की नागरिकता। तो यहाँ पर भी क्या था साथियों, सपोज यहाँ पर अगर भारत और पाकिस्तान देखा जाए, ये इंडिया है, ठीक है, और ये क्या है, पाक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो कुछ लोगों ने क्या सोचा कि हम कहाँ बसेंगे, हम कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर इन्हें लगा कि पाकिस्तान में भैया कुछ नहीं है, कंगाल देश है, हमें वापस जाना चाहिए अपने घर। तो पहले अनुच्छेद यहाँ पर 6 और 7 अनुच्छेद में कन्फ्यूजन रहेगा। 6 अनुच्छेद में क्या है कि जो पहले से ही पाकिस्तान में है, ठीक है, जो पहले से ही पाकिस्तान है वो कहाँ आएगा, भारत में आएगा रहने। और साथ में साथियों क्या है, साथ में ये है कि पहले से लोग कहाँ थे, भारत में थे, लेकिन उनकी मति मारी गई, वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। लेकिन जानने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि शायद हम गलत जगह आ गए। फिर उसके बाद उनको लगा कि हमें वापस अपने घर लौटना चाहिए, अपने भारत लौटना चाहिए। तो यहाँ पर भी भारत सरकार ने क्या करा कि उनके लिए भी फिर स्वागत करा कि कोई बात नहीं आप आओ, लेकिन उनके लिए भी एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी साथियों कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हो तथा वापस आने पर उन्हें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर उसके 6 महीने बाद उन्हें क्या मिलेगी, भारतीय नागरिकता मिलेगी। क्योंकि पहले से ही भारत में रह रहे थे, तो उनको किसने बोला कि आप पाकिस्तान चले जाएं। और जब पाकिस्तान चले जाएं, उनको वहाँ के हालात पता चले कि हाँ भैया कुछ नहीं है, कंगाल देश है, तो वो फिर वापस आना चाहते हैं। तो वापस आने के लिए फिर भी भारत सरकार ने मना नहीं करा, भारत ने कोई ऐसी मना नहीं करी। उन्हें क्या बोला गया कि भैया अब आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, उसके 6 महीने बाद आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी उस समय का था, ये आर्टिकल भी उस समय की परिस्थिति के आधार पर बनाया गया था। अब इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या बातें लिखी गई है कि भारत के बाहर रह रहे कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो। तो ये तो साथियों वर्तमान में भी अप्लाई करता है। वर्तमान में अप्लाई कैसे करता है कि सपोज कोई भी हमारे भारत का जो नागरिक है, अगर वो विदेशों में काम करने गया हो, जैसे अमेरिका में हमारे कोई भी वैज्ञानिक अमेरिका में गया है और उनसे उत्पन्न कोई भी संतान या उनसे उत्पन्न पुत्र अगर भारतीय नागरिकता लेना चाहें, तो वो भारतीय नागरिकता किसके आधार पर लेगा साथियों, माता पिता की नागरिकता के आधार पर। क्योंकि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय है और उसके आधार पर वो बोलेगा कि अब मुझे भी किसकी नागरिकता चाहिए, भारत की नागरिकता चाहिए। यहाँ पर आप इसके आधार पर समझ सकते हैं कि अगर कोई 5-7 साल के लिए भारत से बाहर गया हो, विदेश में काम कर रहा हो, तो उनके वहाँ पर शादी विवाह हो गया, या कोई 2 लोग गए जिनकी शादी ऑलरेडी भारत में हुई हो, उसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी काम करने बाहर गए, उनका वहाँ पर बच्चा हुआ, तो बच्चा तो विदेश में हुआ, लेकिन वो बच्चा भी माता पिता की नागरिकता के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है या भारतीय नागरिकता ले सकता है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया है साथियों, यदि कोई व्यक्ति विदेशियों की नागरिकता लें तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तो झमेला कुछ भी नहीं है। अगर वर्तमान में भी कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसे किसी अन्य देश में रहना ठीक लग रहा है, तो वो बोलेगा कि मैं तो वहीं रहूँगा, परमानेंटली वहीं रहूँगा और मैं वहाँ की नागरिकता लूँगा या वहाँ की नागरिकता मैंने ले ली, तो भारत सरकार क्या कर देगी साथियों, उनकी नागरिकता ख़त्म कर देगी कि आप वहीं रहो, अब यहाँ के आप नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ की भी नागरिकता रहेगी, वहाँ की भी नागरिकता रहेगी। तो इसे क्या बोला जाता है साथियों, दोहरी नागरिकता। अगर कोई दूसरे राष्ट्र का भी नागरिक है तो यहाँ का भी नागरिक होगा। तो ऐसा तो हमारे भारत में नहीं है। भारत में क्या है साथियों, एकल नागरिकता का प्रावधान है कि आप या तो यहीं के नागरिक रहेंगे या आप बाहर के ही नागरिक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या बातें लिखी गई है कि नागरिकता का बने रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करें। इसका मतलब साथियों सीधा ये हुआ कि आप भारत में रह रहे हैं, भारत के निवासी या मूल निवासी है या वंश के आधार पर जैसे भी आप भारत के निवासी है, आप तब तक भारत के नागरिक हैं जब तक आप भारत में सही ढंग से रह रहे हैं। सपोज भारत और चाइना का युद्ध हो रहा है और कोई भारत का नागरिक चाइना के सपोर्ट में खड़ा हो जाए या भारत के विरोध में बोल दें उस समय,
ठीक है। अगर युद्ध काल में शत्रु देश का साथ देने पर तब उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ऐसे साथियों बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि युद्ध काल में शत्रु देश का साथ देगा। अगर हमारे संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाएगा तभी उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो तमाम तरह के कारण हो सकते हैं उसकी नागरिकता छीनने के, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 11 में क्या बातें लिखी गई है कि नागरिकता से संबंधित अधिकार संसद के पास है, और वो भी किसके पास है साथियों, गृह मंत्रालय के पास। कि जितने भी नागरिकता से संबंधित नियम बनाने, नियम कानून बनाने, वो सारी की सारी शक्ति किसके पास है साथियों, संविधान के पास दी गई है। और ये आज्ञा, ये आदेश कौन देता है साथियों, संविधान देता है, ठीक है। और संसद के भी किस मंत्रालय के पास, गृह मंत्रालय के पास। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि जो भारतीय नागरिकता है वो भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है, ये टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक क्या रहेगा, नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है, जिसके तहत संसद द्वारा भारत नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। अब ये जब 1955 नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, उस समय कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी, कितने आधार पर भारतीय नागरिकता ली जा सकती थी, ये चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, 1955 का जो अधिनियम बनाया गया था, इसके आधार पर भारतीय नागरिकता साथियों 5 प्रकार से ली जा सकती थी। और 5 प्रकार कौन कौन से, जिनमें एक तो रहेगा मेरे साथियों जन्म के आधार पर, दूसरा रहेगा वंश के आधार पर, तीसरा रहेगा पंजीकरण के आधार पर, चौथा रहेगा देशीकरण के आधार पर, और 5वां रहेगा साथियों भूमि अर्जित के आधार पर। अब ये पांचों पॉइंट क्या क्या है, इसके आधार पर नागरिकता कैसे ली जाती है, इन सभी को समझते हैं बारी बारी से। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, जन्म के आधार पर नागरिकता। कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके पश्चात भारत में हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति साथियों भारत का नागरिक होगा। तो इस कानून का साथियों मिसयूज बहुत ज़्यादा होने लगा। बहुत ज़्यादा किस प्रकार से, कि सपोज विदेशों से महिला पुरुष मियाँ बीवी भारत में घूमने आई हैं, और वो महिला साथियों पहले से ही प्रेग्नेंट है, वो बच्चे को जन्म देने वाली हैं, और घूमने के दौरान उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया, ठीक है। तो हमने समझना ये है कि जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो उस बच्चे ने साथियों जन्म भारत की भूमि पर लिया, भारत देश में लिया, तो फिर उसे भी नागरिकता देनी पड़ेगी। तो इस कानून में जो खराबी थी, उस खराबी को सुधारने के लिए इन्होंने क्या करा, एक संशोधन करा। और उसे आप कैसे ध्यान रखेंगे, नोट करके उसको आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। जो 1955 का अधिनियम है ना, इस पे क्या करा, संशोधन करा। और ये कब करा, 1986 को। तो इस पे थोड़ा सा परिवर्तन ये कर दिया कि माता पिता में से किसी का जन्म पहले से ही भारत में होना चाहिए, माता पिता में से कोई भी पहले से ही भारत का नागरिक होना चाहिए, तब उस बच्चे की या उस व्यक्ति की नागरिकता भारत की कहलाएगी। अब यहाँ से क्या समझना है कि जब मियाँ बीवी भारत में घूमने आए थे, तो उन मियाँ बीवी में से कोई एक भारत का अगर नागरिक होगा, तब उनके बच्चे को भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अगर उन मियाँ बीवी में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है और उनके बच्चे ने जन्म भारत में दिया, तब उनके बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है, इस पे यहाँ पर थोड़ा सुधार किया गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या है, वंश के आधार पर नागरिकता। तो यहाँ पर भी थोड़ी खराबी थी साथियों, उस समय की बात चल रही है जब ये वंश के आधार पर नागरिकता अधिनियम आया था। तो यहाँ पर साथियों क्या था कि भारत के बाहर किसी भी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद का मतलब 1950, 51, 52 आज तक के जो टाइम पीरियड है, इनके बीच की बात चल रही है। अगर इनके बीच में किसी ने विदेशों में जन्म लिया, और वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके पिता की नागरिकता कैसी हो साथियों, भारत की नागरिकता हो। अगर उसका पिताजी भारत का है, भारत का मूल निवासी है, तब उनका बच्चा भी भारत का नागरिक बन सकता है। अब यहाँ पर साथियों दिक्कत कहाँ आने लगी, यहाँ पर माता जी की नागरिकता कहीं की भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर माता की नागरिकता भारत की हो, पिता की नागरिकता विदेश की हो, तब उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं दी जाने लगी। फिर यहाँ पर क्या हुआ, महिलाओं ने यहाँ पर विरोध करा कि आप संविधान के अनुसार भेदभाव नहीं कर सकते। जब आपने नियम बनाया तो संविधान के नज़र में सब कैसे हैं साथियों, बराबर हैं, और संविधान का उपयोग भी सब कैसे करेंगे, बराबर करेंगे। फिर इस पे भी साथियों उन्होंने क्या करा, संशोधन करा। संशोधन क्या करा, तो उसको भी आप नोट करके ध्यान रखेंगे कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्मे व्यक्ति को
नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन 1992 में किया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले शब्द केवल पिताजी लिखा था। अगर कोई बच्चा विदेशों में जन्म लेता है और उस बच्चे का पिताजी भारत का है तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक कहलाएगा। उसके बाद जो सुधार ये करा, अगर कोई व्यक्ति विदेशी है, सपोज व्यक्ति जैसे सानिया मिर्जा है, तो सानिया मिर्जा का साथियों हस्बैंड कहाँ का है, पाकिस्तान का है, शोएब मलिक, और उनकी जो वाइफ है सानिया मिर्जा वो भारत की है। तो जो उनसे उत्पन्न पुत्र है या संतान है, अगर वो नागरिकता लेना चाहे तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है, क्योंकि जो सानिया मिर्जा है साथियों वो भारत की नागरिक है और उनका जो पुत्र है, उनका पुत्र जो भी होगा वो भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन इससे पहले साथियों क्या था, वंश के आधार पर अगर उस बच्चे का पिताजी भारत का है तब वो भारत के नागरिक बन सकता था, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर ये संशोधन कब किया गया साथियों, 1992 में। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट है साथियों, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। कोई भी व्यक्ति लगातार अगर 7 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है तो वो पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा झमेला नहीं है। अगर कोई विदेशों से कोई भी व्यक्ति भारत में आएगा तो उसे क्या बोला जाएगा कि भाई साहब आप 7 साल तक भारत में निवास करो। 7 साल का टाइम पीरियड साथियों इसलिए दिया गया था कि वो यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृति, ये सारी चीज़ें समझें, यहाँ के लोगों से घुलें मिलें ढलें, यहाँ की परिस्थिति के अनुसार ढलें। फिर उसके बाद अगर उसे 7 साल तक वो भारत में रह रहा है और भारत को भी ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ठीक है, इसका कुछ भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो उसे आसानी से भारतीय नागरिकता दे दी जाती है। और वो किसके आधार पर साथियों, पंजीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट है देशीकरण के आधार पर। तो देशीकरण में साथियों क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार 10 वर्षों में भारत में रह रहा हो तो उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाती है। लेकिन देशीकरण में एक तो शर्तें रखी गई थी। देशीकरण में साथियों क्या होता है कि कला, साहित्य, विज्ञान, इन क्षेत्रों के जो लोग हैं, अगर कोई ऐसे क्षेत्र के लोग हैं तो वो भारत में आसानी से नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन उनके पास शर्त ये थी कि जो भारत की संविधान में जो भाषाएं दी गई है ना, उन भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान होना चाहिए। जो संवैधानिक भाषा है उन भाषा को, किसी न किसी भाषा को वो व्यक्ति जानता हो, तब उसे देशीकरण के आधार पर आसानी से नागरिकता दी जाएगी। जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे संगीत कलाकार हैं साथियों जो भारत के नागरिक बन गए हैं, तो उन्हें किसके आधार पर दी गई है साथियों, कला के आधार पर उन्हें भारतीय नागरिकता दी। लेकिन वो भी लगातार 10 वर्ष तक भारत में रहे, और जो भारत में रहे तो उन्हें तो हिंदी आती है, किसी को हिंदी आती है तो किसी को उर्दू आती है, और ये सभी भाषाएँ साथियों हमारे संविधान में दी गई हैं, ये संवैधानिक भाषाएं हैं। तो देशीकरण में तो कुछ ऐसा झमेला नहीं है, ये तो समझने के लिए आसान है। अब उसके बाद है साथियों भूमि अर्जन। तो भूमि अर्जन में क्या रहता है कि ऐसा क्षेत्र जो हमारा है ही नहीं, जो भारत का था ही नहीं, अगर उस क्षेत्र को हम भारत में मिलाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो स्वतः ही साथियों क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम को साथियों भारत में मिलाया गया, 1945 को भारत में मिलाया गया। तो जो सिक्किम के लोग थे, सिक्किम में रह रहे नागरिक थे, वो स्वतः ही साथियों क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। वो खुद ब खुद भारत के नागरिक बन जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है साथियों नागरिकता का अंत, कि नागरिकता किस प्रकार से छीनी जा सकती है, कौन बिना नागरिक का बन सकता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। अगर हम नागरिकता के अंत की बात करें तो नागरिकता के अंत कैसे कैसे होता है, यहाँ पर भी कुछ शर्तें रखी गई है। अगर कोई व्यक्ति लगातार भारत से बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति है कि भारत से बाहर चला गया काम करने और उसे पूरे 7 साल हो गए, वो भारत वापस नहीं लौटा, तो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। फिर दूसरी शर्तें साथियों क्या है कि सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित, तो वो भी नागरिकता नहीं रहेगा। सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित इस प्रकार से, अगर कोई ऐसा पागल व्यक्ति जो बिल्कुल एकदम उलट चलता है, संविधान की अनिष्ठा करता है या देश प्रेम की भावना नहीं रखता, तो इस प्रकार से सरकार उसकी क्या कर देती है, उसे नागरिकता से वंचित कर देती है। उसके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं रहता है कि जिससे वो भारतीय नागरिक कहलाए हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा साथियों संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर भी उसकी नागरिकता खत्म की जाएगी। और युद्ध काल में जो शत्रु की सेवा करेगा, शत्रु देश की सेवा करेगा या उनके साथ खड़ा होगा, तो उसकी नागरिकता भी साथियों समाप्त की जाएगी। तो हमने क्या क्या समझा इस पे, पहले तो हमने ये जाना कि नागरिकता से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं और उनमें क्या क्या बातें लिखी गई है। फिर दूसरा टॉपिक समझा साथियों कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आना चाहता है तो वो कितने प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकता है। फिर साथियों तीसरा टॉपिक समझा हमने कि भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है।
चलिए आज यहीं तक देखते हैं।